क्या हाल चाल आप लोगों का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने तो सीपीयू तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेमोरी के बारे में अब की हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? अ कंप्यूटर इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, हमारा जो कंप्यूटर है होता है वो उसमें जो लगी हुई मेमोरी होती है वो एक ह्यूमन ब्रेन की जैसे काम करती है। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, हमारे दिए हुए निर्देश हमारे द्वारा उसमें स्टोर कराया गया डेटा, जिसे हमारे डेटा हम बेसिकली हम लोगों ने बात की थी। डेटा हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उन्हीं सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर मेमोरी का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। Computer memory is a storage space in a computer where data is to be processed and instruction required for processing and stored। तो बेसिकली वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। कंप्यूटर मेमोरी जो है एक स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में, जहाँ पर डेटा प्रोसेस्ड और इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर्ड। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है और इंस्ट्रक्शन रिक्वायर होते, मतलब इंस्ट्रक्शन जो है उसे चाहिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए किसके थ्रू? यूजर के थ्रू, जिससे कि वो डेटा को प्रोसेस कर पाए और उसे स्टोर कर पाए। द मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। तो देखो मेमोरी काफ़ी सारी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। ईच लोकेशन और सेल हैज़ अ यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1। अब इसका क्या मतलब हुआ? ज़्यादा डीप में न जाके मोटा मोटा हम ये समझते हैं कि ईच लोकेशन जो हम लोगों ने बात किया था, जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मेमोरी में, उन्हें हम सेल्स बोलते हैं। और हर एक सेल का एक अपना अलग एड्रेस होता है। जैसे आपका एक अलग एड्रेस है। आप कहाँ रहते हैं? आप रहते हैं लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ आप रहते हैं? जानकीपुरम में। जानकीपुरम में कहाँ? सेक्टर 5। तो ये हो गया आपका लोकेशन, आपका यूनिक लोकेशन हुई है आपकी, ठीक है। वैसे अगर कोई मेरे से पूछे तो मेरा अलग एड्रेस होगा, तो मेरा वो अलग यूनिक एड्रेस है। तो सभी का एड्रेस अलग अलग होता है। हाँ, मेरे से पूछोगे एड्रेस, मेरे पड़ोसी से पूछोगे तो हम लोगों का सेम ही एड्रेस होगा, पर कहीं ना कुछ डिफरेंस तो है मेरे में और मेरे बगल वाले में, पड़ोसी में। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। तो हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि 0 से -1 के बीच में वेरी करता है। अब 0 से -1 क्या होती है? ये रेंज होती है जहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो वेरी करता है। मतलब यहाँ से 0 से -1 तक हमारा जो है वेरी करता है। ओके, वेरी मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी लिमिट होती है, 0 से -1 तक, इससे ना आगे ना पीछे। तो ये लिमिट होती है जहाँ से इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। अब मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? मेमोरी हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। एक कैश मेमोरी करके भी होती है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। मेनली हमारी 2 मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में ही हमारी कैश मेमोरी और मेन मेमोरी आती है। तो मेमोरी इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। एंड प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। तो यहाँ पे मेमोरी जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी में भी 2 पार्ट्स होते हैं, कैश मेमोरी और मेन मेमोरी। तो कैश मेमोरी हमारी रजिस्टर से बनी होती है, इसीलिए ये फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हमारे रजिस्टर से बनी होती है। ये अभी आगे बात करेंगे। अभी मेन मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो मेन मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। रैम में हमारी एस रैम और डी रैम आ जाती है। रोम में हमारी पी रोम, ई रोम और डबल ई रोम आ जाती है, डबल ई पी रोम। तो ये हमारी मेन मेमोरी हो गई। अभी इसके बारे में थोड़ा डीप नॉलेज आगे चल के हम लेंगे। अभी बात करते हैं टाइप्स के बारे में, तो टाइप्स ही पढ़ेंगे हम लोग। तो सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी में, जिसे हम HDD भी बोलते हैं। मैग्नेटिक डिस्क में हमारी HDD हो गई, SSDs हो गई, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं मैग्नेटिक डिस्क में। ऑप्टिकल डिस्क CD DVD BRD इनका यूज़ अभी कोई करता नहीं है। फ्लैश मेमोरी में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव्स वगैरह आ जाती है, इनका यूज़ होता है। तो जो हम लोगों ने मेमोरी के टाइप पढ़े हैं तो उन्हीं में से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इट इज़ अ वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप CPU। इट एक्ट एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड द मेमोरी। देखो, ये बहुत ही हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी है। सेमी कंडक्टर मेमोरी इसीलिए क्योंकि ये रजिस्टर से बनी होती है, और रजिस्टर्स हमारे काहे के बने होते हैं? सेमी कंडक्टर के। इसीलिए इसे सेमी कंडक्टर मेमोरी भी बोलते हैं। विच कैन स्पीड अप CPU। अच्छा, कभी आप लोगों ने YouTube चलाया हो तो उसमें बफर आता है,
बफर मतलब अगर आपका नेट स्लो चल रहा है तो उसमें लोडिंग आने लगती है, सर्कल घूमने लगता है, उसे बोलते हैं हम बफर। तो वही जो बफर है हमारा सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर क्रिएट कम हो, जितना कम बफर क्रिएट होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये बफर क्रिएट करती है हमारी मेमोरी, जो कैश मेमोरी होती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। अगर हम कैश मेमोरी को क्लियर कर देते हैं तो हमारे सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर क्रिएट नहीं होगा, जिससे कि इनका जो कनेक्शन है वो और बेटर हो जाएगा। और अगर बात करें प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी के बारे में, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, अगर मोटा मोटी हम बात करें, अगर आप पढ़ना ही है, अभी बेसिक का लेक्चर चल रहा है हमारा, तो आप कैश मेमोरी ना भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें, जिसे मेन मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी, वो उसी डेटा को होल्ड करती है, उसी निर्देशों को, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, यानी कि अपने अंदर जो है स्टोर करती है। मेमोरी क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है ना। तो ये उसी डेटा, उसी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जिस पर कंप्यूटर अभी करंटली काम कर रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाऊं तो ये भी कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। ये हमने एक फिगर बनाई, ये भी कहीं ना कहीं स्टोर हुई होगी। तो ये कहाँ स्टोर हुई है? ये स्टोर हुई है हमारी, ये स्टोर हुई है हमारी मेन मेमोरी में। अगर अभी लाइट चली जाती है, अगर अभी लाइट चली जाती है तो हमारी ये जो पीडीएफ खुली हुई है ये तो कहीं नहीं जाएगी, पर ये हमारा रेक्टेंगल चला जाएगा। रेक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा हो गया, पर ये हमारा रेक्टेंगल जो है चला जाएगा, ये चला जाएगा, पर हमारी पीडीएफ कहीं नहीं जाएगी, पीडीएफ एज इट इज स्टोर रहेगी। तो जो हमारी पीडीएफ है वो स्टोर है सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हमारे हार्ड डिस्क में। और ये जो रेक्टेंगल अभी हम लोगों ने स्क्रीन पे जो बनाया, ये हमारा स्टोर हुआ है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी मतलब अगर मेरे सिस्टम को पावर मिल रही है और मैं जिस पर करंटली अभी काम कर रहा हूँ, जिन चीज़ों पे अभी मैं करंटली काम कर रहा हूँ और उसे मैंने सेव नहीं किया है, तो वो स्टोर होगा मेन मेमोरी में। और अगर मैं इसे यहीं पे सेव कर देता हूँ तो ये पीडीएफ के साथ ही मर्ज हो जाएगा और ये स्टोर हो जाएगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हमारी हार्ड डिस्क में। तो ये हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात कर ली। अगर हम उनके टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने मेन मेमोरी के टाइप्स पढ़े, रैम और रोम। अब रैम और रोम क्या होता है? रैम एंड रोम को अगर मैं सीधी सी लैंग्वेज में बताऊं, मतलब कुछ आपको डेफिनेशन वगैरह पे ध्यान मत दीजिए, अगर मैं सीधा पॉइंट पर आऊँ तो आप मुझे बस सुनिए, बस कुछ नहीं। तो रैम, देखिए जो हमने बात की मेन मेमोरी की यानी प्राइमरी मेमोरी की बात की, कि हमारा जब कंप्यूटर चलता है, जब तक हम लोगों ने अपने डेटा को, हमने कोई फिगर, अभी जो हमने फिगर बनाई थी, तो उस फिगर को जब तक हमने स्टोर नहीं किया अपने मेन मेमोरी में, सॉरी सेकेंड कंप्यूटर में, तब तक वो हमारी मेन मेमोरी में रही। और जब मैंने उसे सेव कर दिया तो वो हमारी शिफ्ट हो गई सेकेंडरी मेमोरी में। यही तो हुआ। तो जब तक वो सेव नहीं हुई तब तक वो रैम में रही, सेव होने के बाद में वो अपनी सेकेंडरी मेमोरी में चली गई। रैम क्लियर, सेकेंडरी मेमोरी क्लियर। अब ये रोम क्या है? रैम तो पता चल गया भाई कि जब तक सेव नहीं हुई है, कंप्यूटर चल रहा है, मैं कुछ भी काम करूंगा, जब तक मैं सेव नहीं करूंगा वो सारे इंस्ट्रक्शन, वो सारा डाटा हमारे रैम में स्टोर रहेगा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी अगर मैंने उसे सेव कर दिया तो वो सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा, हमारी जो रैम है वो क्लियर हो जाएगी, रैम जो है खाली हो जाएगी। और अब ये रोम का क्या सीन है? तो रोम देखिए, अगर मैं कोई कंप्यूटर, कोई सिस्टम लेके आता हूँ और मुझे उसे ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को। मैंने ऐसे बटन क्लिक की और कंप्यूटर ऑन हो गया, तो ऐसा नहीं होता। सिस्टम को बूट करने के लिए हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। तो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में पहले से स्टोर होके आते हैं। रैम में तो करंटली वर्किंग डेटा स्टोर होता है और सेकेंडरी मेमोरी में जो हमने सेव किया है वो डेटा स्टोर होता है, पर रैम में स्टोर होता है वो डेटा जो पहले से इसमें इंस्टॉल्ड आता है, जिसे कहते हैं हम बूट करने के लिए वो डेटा की ज़रूरत होती है। वो इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम्स इसमें से पहले इंस्टॉल होके आते हैं जब हम कंपनी से ही लेते हैं कंप्यूटर को या लैपटॉप को या मोबाइल फ़ोन को
बेसिकली जहाँ पर रैम रोम और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है, तो उसमें बूटिंग के लिए इंस्ट्रक्शन पहले से प्री लोडेड होते हैं, किसमें, रोम में। इसीलिए रीड ओनली मेमोरी इसे बोला गया है कि एक कंप्यूटर खाली इसे रीड करेगा और उसमें कुछ राइट नहीं करेगा ना, अपनी तरफ से आप कुछ उसमें स्टोर नहीं कर सकते। रोम में आप कुछ स्टोर नहीं करते, रैम में तो आप स्टोर कर रहे हैं करंटली वर्क फ्लो को, जो आप सेव नहीं कर रहे हैं बेसिकली वो रैम में स्टोर हो रहा है, पर रोम में आप बाहर से कुछ इंस्टॉल या लोड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें पहले से ही हमारे प्रोग्राम्स पहले से इंस्ट्रक्शन पड़े हुए हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर को बूट करने में, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। वो इंस्ट्रक्शन जिनसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो स्टोर होते हैं रोम में। और रैम क्या है आप लोगों को पता चले, करंटली वर्क फ्लो, जो चीज़ को हमने सेव नहीं किया, अगर सेव कर दिया तो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क में। तो आई होप रैम रोम सेकेंडरी मेमोरी रजिस्टर वही कैश मेमोरी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम आगे बढ़ें, ये सब यही लिखा है यहाँ पर, बेसिकली कुछ और नहीं है। हार्ड डिस्क मैंने बता दिया, नॉन रिमूवेबल इनक्लोज मैग्नेटिक डिस्क, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बेसिकली वही है हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, उसमें हम अपना डेटा स्टोर कर देते हैं। हार्ड डिस्क में हमारी कई तरह की आ जाती है, एक्सटर्नल भी आ जाती है, इंटरनल भी आ जाती है। जो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, हमारे कैबिनेट के अंदर लगी हुई है, मदरबोर्ड पर लगी हुई है, उसे बेसिकली इंटरनल हार्ड डिस्क बोलेंगे। और हम जो बाहर यूज़ करते हैं उसे हम, ये मेरी जैसे हार्ड डिस्क रखी हुई है मेरे पास, ये मैं बाहर यूज़ करता हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बोलेंगे। तो बेसिकली ये छोटी सी चीज़ हो गई, इसे रख देते हैं। और ये हो गई हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक टेप वगैरह का यूज़ अब बहुत ही कम होता है, और फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ बंद हो गया है, अब धीरे धीरे बंद ही हो गया है। और आगे हम पढ़ेंगे फेरिफेरल्स के बारे में। फेरिफेरल्स क्या होते हैं? फेरिफेरल्स जो होते हैं हमारे डिवाइसेस होते हैं। Peripheral devices are the devices connected to the computer externally. If a peripheral device is disconnected, the computer will be still be able to work. Only function performed by this peripheral devices will not be available. देखिए, पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, जो कंप्यूटर में हमारे अलग से एक्सटर्नल डिवाइसेस लगते हैं, बाहरी डिवाइसेस जो लगते हैं उन्हें बोलते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस। अगर मैं हेडफोन कंप्यूटर में लगाया हूँ, मैंने लगाया है कंप्यूटर में, और अगर मैं इस हेडफोन को हटा दूँ तो क्या हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। पर इसमें क्या नहीं होगा, हम इससे ऑडियो नहीं ले पाएंगे और हम कंप्यूटर में ऑडियो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इसमें जो है माइक भी लगा हुआ है और हेडफोन भी है, ठीक है। तो हम ना ऑडियो दे पाएंगे ना ऑडियो ले पाएंगे, पर इससे हमारा कंप्यूटर चलना तो बंद नहीं हो जाएगा। तो यही क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। अगर मैं कीबोर्ड को हटा दूं तो क्या हमारा कंप्यूटर चलना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। क्यों? क्योंकि ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, तो इसके हटाने से या लगाने से कंप्यूटर चलने का बंद होगा, ये डिपेंड नहीं करता है। तो ये होते हैं हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस। ये कैसे होते हैं, हमारे कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस हो गए, इसमें इनपुट हो गए, आउटपुट हो गए, और हाँ, और स्टोरिंग डिवाइसेस भी बोल सकते हो, प्रोसेसिंग डिवाइसेस आते हैं हमारे। तो अभी यहाँ पे दो तरीके डिवाइस दिए हुए हैं, इनपुट और आउटपुट, और स्टोरिंग डिवाइसेस भी बोल सकते हैं आप। तो तीन तरीके जो होते हैं बेसिकली, यहाँ पर दो दिए हुए हैं तो दो ही पढ़ेंगे, और स्टोरिंग भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जो कि मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, और स्टोरिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। तो आप लोग लेक्चर 1 मेरा देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, और आप मेरे चैनल पर जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो लेक्चर 1 में ज़रूर देखिएगा उसे, क्योंकि लेक्चर 1 में इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे की पॉइंट्स हैं, इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद से अपनी तरीके से, क्योंकि ये एक समरी दी हुई है यहाँ पर, ये ब्रीफ समरी है, एक तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल्स क्या होता है, बेसिकली हमारी वो साइकिल जहाँ पर हम डेटा को इन्फॉर्मेशन में इंटरचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसी प्रोसेस को डेटा प्रोसेसिंग साइकिल बोलते हैं। और उसके बाद में उसमें क्या क्या यूज़ होता है, हमारा इनपुट स्टेप होता है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, इनपुट होता है, फिर वो प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। तो ये सारे आप कीवर्ड्स याद पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में लैंग्वेज प्रोसेसर्स, हाँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर क्या करता है, हमारा असेंबलर जो है एक हमारा प्रोग्राम होता है, ये क्या करता है, जो दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज।
ये हमारी असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली कोड जो होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की भाषा में, असेंबली भाषा को कंप्यूटर की भाषा में चेंज करने का काम कौन करता है? असेंबलर करता है। उसके बाद में बात करते हैं इंटरप्रेटर की। दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या काम करता है? अगर मैंने एक कोड लिखा इंग्लिश में, उस इंस्ट्रक्शन को, उस कोड को कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में, हमने जो लिखी वो लिखी है हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करेगा, यानी लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो उसे क्या करता है, लाइन बाय लाइन, अगर मैंने 10 लाइन का कोड लिखा है, 10 लाइन के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, तो उसे लाइन बाय लाइन ये जो है चेंज करता है इंटरप्रेटर अपनी लैंग्वेज में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर इसका क्या करता है? जस्ट अपोजिट करता है। वो भाई लाइन बाय लाइन नहीं देखता, कंपाइलर वो पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करके हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो क्या करता है कंपाइलर? पूरे कोड को एक साथ, 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है तो 10 लाइन के कोड को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। पर इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। और असेंबलर क्या करता है? असेंबलर जो है हमारी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो बस यही था हमारा असेंबली, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इसको आप डीप में पढ़ेंगे, जब आप लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तो आप इसे डीप में पढ़ेंगे। जैसे आप सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, जावा ये सब पढ़ेंगे तो आप इसे और डीप में पढ़ पाएंगे। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। सबसे पहले आता है हमारा पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो पीसी तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे, पर्सनल कंप्यूटर। इट इज़ अ सिंगल यूज़र कंप्यूटर, एक ही बंदा इस कंप्यूटर को चलाएगा और इसमें बेसिकली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर्स लगा होता है, जैसे कि हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम हो गया। तो ये क्या हुआ? हमारा पर्सनल कंप्यूटर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगाता है, पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे डेली टास्क को आसानी से कर दे। और ये एक सिंगल यूज़र कंप्यूटर होता है कि एक ही बंदा चला रहा है। मैं इस कंप्यूटर को सिंगल हैंडेडली चला रहा हूँ तो मैं सिंगल यूज़र हुआ, और ये कंप्यूटर सिस्टम तो मैं इसे सिंगल हैंडेडली चला रहा हूँ, सिंगल यूज़र। तो ये क्या हुआ? पर्सनल कंप्यूटर। अब बात करते हैं वर्क स्टेशन के बारे में। इट इज़ ऑल्सो सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम विच इज सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली पीसी का बड़ा भैया, कि एक बंदा इसे चला रहा है पीसी को। पर्सनल कंप्यूटर एक इंसान चलाता है, वर्क स्टेशन को भी एक ही इंसान चलाता है, पर उसमें पीसी से मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जिसे बोलते हैं वर्क स्टेशन। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में। इट इज़ अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर। हाँ, ये हो गया मल्टी यूज़र। यहाँ पर एक से ज़्यादा यूज़र, एक से ज़्यादा लोग इसे एक कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करते हैं। विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, हंड्रेड्स ऑफ यूज़र, सैकड़ों लोग इसे एक बार में इसे यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। देखो यहाँ पर ये लाइन थोड़ा गड़बड़ लिखी हुई है। फ्रॉम मिनी कंप्यूटर, यहाँ फ्रॉम मिनी कंप्यूटर नहीं होगा, फ्रॉम मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और अदर पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो ऊपर हम लोगों ने वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर पढ़ा, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दूसरी होती है हमारी। बेसिकली वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो भी सिंगल यूज़र के लिए ही डिज़ाइन किए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे एक इंसान यूज़ करेगा। यहाँ मिनी कंप्यूटर जो कि एक मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ पर सैकड़ों लोग एक साथ एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं। तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर्स भी हमारे ऐसे हम डिज़ाइन करने पड़ते हैं जो कि हंड्रेड्स ऑफ यूज़र को एक साथ में हैंडल कर लें। तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। और अगर बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की, इट इज़ अ मल्टी यूज़र कंप्यूटर। ऑब्वियस सी बात है, मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है ये भी। विच इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। बेसिकली यहाँ पर भी वही बात लिख दी है, पर यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे जो होते हैं मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में। ये पावर्स और साइज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर्स और फास्ट कंप्यूटर, जिन्हें हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये साइज में मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ज़्यादा स्पीड इनमें होती है। और ये एक साथ में 100 ऑफ यूज़र्स के बजाय थाउजेंड्स ऑफ यूज़र एक साथ इस पर काम कर सकते हैं, एक साथ अपना डेटा
वो स्टोर कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुपर कंप्यूटर के बारे में। इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। समझ रहे हो, लाइन पढ़ते ही एकदम लगता है हाँ कुछ ना कुछ दमदार तो है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि इसी के इसके नाम से ही पता चल रहा है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, यहाँ पर सैकड़ों और करोड़ों यूजर्स अपना डेटा को स्टोर करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शन हर एक सेकेंड में इसमें रन की जाती है। यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन, करोड़ों कैलकुलेशन एक सेकेंड में यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं, जिससे कि ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, जैसा कि नासा हो गया, हमारा इसरो हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मुझे वेदर का पता लगाना है, आप अपने मोबाइल पे वेदर फॉरकास्टिंग की एप्लीकेशन यूज़ करते होंगे, तो वो डेटा कहाँ से आता है, वो डेटा आता है नासा के थ्रू, इसरो के थ्रू, ठीक है। तो वो लोग वेदर को कैलकुलेशन करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें क्रोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही सेकंड में हम लोगों को रन करना पड़ता है, ऑपरेशन एक ही सेकंड में करोड़ों ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, जो कि हमारे करोड़ों इंस्ट्रक्शन को एक सिंगल सेकंड में हैंडल करता है, एक स्पेसिफिक टाइम में हैंडल करता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का, काफ़ी सारे सैकड़ों हज़ारों लोगों का डेटा भी यहाँ ये सुपर कंप्यूटर स्टोर करते हैं। बेसिकली वो तो अलग बात हो गई, उनको तो हम सर्वर्स बोल सकते हैं, पर यहाँ पर बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो ये सारे हो गए टाइप्स, पीसी, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वो सुपर कंप्यूटर। और अब हम बात करेंगे स्टोरेज यूनिट, मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले और सबसे छोटी यूनिट होती है स्टोरेज यूनिट की बिट। अच्छा, आप लोग कभी कुछ सामान खरीदते हैं, अगर उसमें वज़न है, अगर आपने चीनी खरीदी तो आप किलो में खरीदते हैं, तो जो वेट की सबसे लीस्ट और सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है मिलीग्राम, उसके बाद ग्राम, उसके बाद में किलोग्राम, उसके बाद में क्विंटल वगैरह तुम्हारे आ जाएंगे, तो टन्स वगैरह आ जाएंगे, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम, ये यूनिट बढ़ रही है। तो उसी तरीके से स्टोरेज यूनिट्स की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। A binary digit is logically 0 and 1 representing a passive or an active state of component in an electric circuit। तो बेसिकली वही बात हो गई यहाँ पर। बाइनरी डिजिट्स हम लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं लेक्चर 1 में, 0 और 1। यहाँ पर 0 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब फॉल्स तो 1 का मतलब ट्रू। तो ऐसे कुछ होता है। तो एक बिट में हम दो ही चीज़ें स्टोर करा सकते हैं, एक तो 0 या तो 1। एक बिट आपके पास स्टोरेज है तो उसमें आप दो ही चीज़ें डाल। उसके बाद में थोड़ा हम बढ़ेंगे, अगर 4 बिट को मिला दिया जाए तो बनता है हमारा निबल। तो बिट एक बिट में हम दो चीज़ें डाल सकते हैं, 0 1। उसके बाद में 4 बिट को मिला देंगे तो बनता है हमारा एक निबल, और हम 8 बिट को मिला देंगे तो हमारा बनता है बाइट। और उसके बाद में हम बाइट की साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो हमारा बनता है एक वर्ड। तो इसमें आपने बिट समझ लिया, निबल समझ लिया। निबल 4 बिट इज इक्वल टू निबल, और 8 बिट इज इक्वल टू अ बाइट, मतलब 1 बाइट के इक्वल होता है। अब वर्ड की बात करते हैं, तो वर्ड में क्या होता है बेसिकली, अगर आप 8 बिट यानी कि 1 बाइट से लेके 96 बिट यानी कि 12 बाइट, 1 बाइट से 12 बाइट या 8 बिट से 96 बिट के बीच में आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वर्ड आपका यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, 8 बिट से 96 बिट तक वेरी करेगा। तो उसके बीच में जितना भी स्टोरेज होता है वो एक वर्ड कंज्यूम करता है। तो ये होगा हमारा कंप्यूटर। अगर आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ी होगी हिंदी की या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक वर्ड बनाने के लिए आप पहले लेटर्स पढ़ते हैं, उसके बाद में लेटर्स को जोड़ के हम लोग एक वर्ड बनाते हैं। उसी तरह पे यहाँ पे लेटर्स हैं हमारी बिट और बाइट, बिट भी यूज़ कर सकते हैं, बाइट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों स्टोरेज डिवाइसेस यूनिट्स हैं, स्टोरेज यूनिट्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस नहीं, स्टोरेज यूनिट्स हैं। इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं हम लोग एक वर्ड बनाने के लिए। तो अगर मैं बिट में बात करूं तो 8 बिट से लेकर 96 बिट तक
आप वर्ड बना सकते हैं। अगर मैं बाइट में बात करूँ तो 1 बाइट से लेके 12 बाइट तक आप लोग एक वर्ड बना सकते हैं, कंप्यूटर वर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ हायर स्टोरेज यूनिट्स के बारे में। बेसिकली हम लोग बिट के बारे में बात कर चुके। बिट जो है हमारी सबसे छोटी यूनिट्स होती है, स्टोरेज यूनिट। उसके बाद में बाइट आ जाती है, उसके बाद में हमारी निबल हो गई। निबल तो बेसिकली बाइट से भी छोटी होती है, क्योंकि 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल। और उसके बाद बाइट, उसके बाद में वर्ड। अब हम बात करेंगे हम लोग थोड़ा और हायर स्टोरेज यूनिट्स के बारे में, जैसे कि KB, MB, GB, TB, PB। ओके, तो 1 KB में होते हैं हमारे 1024 बाइट्स, 1 MB में होते हैं हमारे 1024 KB यानी कि किलोबाइट, और 1 GB में हमारे होते हैं 1024 मेगाबाइट यानी कि MB। और 1 TB में 1024 GB होता है, और 1 PB में 1024 TB होता है। तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं। बेसिकली मुझे ज़्यादा डीप में बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सामने लिखा है, आप लोग इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं आराम से। 1024 बाइट को मिलाएंगे 1 KB मिल जाएगी, बन जाएगी, और 1024 किलो बाइट को मिलाएंगे तो 1 MB बन जाएगी। 1024 MB को मिलाएंगे तो 1 GB बन जाएगा, और 1024 GB को मिलाएंगे तो 1 TB बन जाएगा। 1024 TB को मिलाएंगे तो 1 PB बन जाएगा। तो ये कुछ होता है। और उसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोगों ने पढ़ ही लिए। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली 5 जनरेशन में कंप्यूटर को कैटेगराइज्ड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी शुरू होती है 1946 से 1959 तक, जहाँ पर हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे। जब हम लोग वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे तो इसका साइज बड़ा होने के कारण हमारे जो कंप्यूटर का साइज होता था वो भी बढ़ जाता था, जिससे कि एक कमरे के बराबर हमारे तब के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ी सी तरक्की की तो हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब की जगह यूज़ करना स्टार्ट किया ट्रांजिस्टर्स का। किसका? ट्रांजिस्टर्स का। तो ये हमारी जनरेशन, सेकेंड जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई थी 1959 से 1965 तक, जहाँ पर हम लोगों ने हार्डवेयर कंपोनेंट की जगह पर हार्डवेयर कंपोनेंट में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था। ओके, और थर्ड जनरेशन हमारी स्टार्ट हुई 1965 से 1971 तक, जहां पर हम लोगों ने थोड़ी और तरक्की की और ट्रांजिस्टर से हम लोग शिफ्ट हो गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन में 1971 से 1980 तक हम लोगों ने फिर थोड़ी सी तरक्की और कई, और हम लोग शिफ्ट हो गए माइक्रो प्रोसेसर में। यहाँ पर VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने लगे थे हम लोग। और उसके बाद में फिफ्थ जनरेशन में अब हम लोग यूज़ करते हैं 1980 से अभी तक हमारी चल रही है फिफ्थ जनरेशन, जहाँ पर हम लोग AI वगैरह का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर ULSI लिखा है, तो यहाँ पर ULSI ना होकर यहाँ पर AI मशीन लर्निंग ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में अभी के टाइम पे यही सब चल रहा है, AI का बूम आया हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे ChatGPT वगैरह, तो ये सब AI है हमारे, जो कि फिफ्थ जनरेशन में AI ज़्यादा काम कर रहा है। तो फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया। उसके बाद में फिफ्थ जनरेशन में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। बिना माइक्रो प्रोसेसर के तो आपका AI वगैरह काम नहीं करेगा, पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। साथ में हम लोग AI वगैरह की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर का ज़्यादातर काम हमारे सारा AI वगैरह ले लेगा। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर पीछे होते दिख रहे हैं हमें। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, और फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का और AI वगैरह का अभी फिफ्थ जनरेशन में। और जो सिक्स्थ जनरेशन आने वाली है उसमें हम लोग पूरा AI वगैरह पे डिपेंड हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना जो कंप्लीट कर दिया है, तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब थर्ड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। थर्ड लेक्चर में हम लोग नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग इंटरनेट वगैरह के बारे में बात करेंगे कि हमारे इंटरनेट क्या होता है और ये नेटवर्क्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इंटरनेट कैसे काम करता है। उसके बाद में हम लोग अपनी नई सीरीज स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, जिसमें हम आप लोगों को वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब चीज़ें सिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिखाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरा ये लेक्चर थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।